हेलो एवरीवन, सो वेलकम्स यू अगेन ऑन आवर चैनल। हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन का दो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम जो बचे हुए हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको आज फिनिश करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने दोनों लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो लेक्चर्स दोनों देखिए, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ था, क्या रह गया था हमारे पास, मोल फ्रैक्शन रह गया था, तो उसको आज खत्म करते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, सिंपली समझना सब लोग। इसको हम पहले तो एक्स से डिनोट करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, वी डिनोट मोल फ्रैक्शन बाई एक्स। ओके, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। चलिए, तो देखो मोल फ्रैक्शन होती क्या है समझते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ध्यान देना, अभी इसमें कुछ चेंजेस भी मैं करूंगा अभी, लेकिन पहले मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालना जानते थे कैसे, कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे होते थे कि हमारे पास जो सबस्टांस का उस कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते थे वो हम ट्रू सॉल्यूशंस को पढ़ते थे, और ट्रू सॉल्यूशंस में कौन से, बाइनरी सॉल्यूशंस को। अब बाइनरी में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा कौन सा होता है सॉल्वेंट। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशंस हैव ओनली टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहली चीज तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कर रहा हूं वो किस किस की बात कर रहा हूं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आ रहा होगा समझ में। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था कि हमारे पास जो उसका गिवन वेट है उस सॉल्यूट का या उस कंपोनेंट का, उस सॉल्वेंट का, किसी का भी, अपॉन में उसका मोलर मास, इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, देखो ये तो हम सीख चुके हैं, मोलिटी में निकालना सीखा था, मोलिटी में निकालना सीखा था। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की तो इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो हम लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, द रेशियो of number of moles of each component present in the solution to the total number of moles of a solution। ध्यान देना भाई, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके रेशियो किसके साथ, हर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, है ना, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉल्यूट वो हमारे पास A है, ठीक है, एंड सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट जो हमारे पास क्या है B। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें कि बताओ हमारे पास इस A की सॉल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, तो देखो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन। कैसे, देखो पहली चीज तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं और हमें किसकी निकालनी है, A की। और मैं क्या बोल रहा हूं कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच का मतलब दोनों के, इसके और इसके, तो इसका जो रेशियो होगा Na, किसके, Na प्लस Nb। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगी सर ये Na प्लस Nb क्या है, तो देखो अब सॉल्यूट हमारे पास A है, सॉल्यूट हमारे पास क्या है A, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे Na। क्लियर है सबको। सॉल्वेंट हमारे पास B हमने लिया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे Nb, और हमारे पास सॉल्यूशन के टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे Nt, N टोटल, वो कितने होंगे भाई, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, Na प्लस Nb। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, टोटल सॉल्यूशन के, टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ में आई बात।
अब यहां पर अगर मैं एक्स बी फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। भाई अब हम किसका रेशियो लेंगे, सॉल्वेंट का रेशियो ले लेंगे, सॉल्वेंट के मोल्स को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल्स हम सॉल्यूशन के रखेंगे। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, सॉल्वेंट की। बात समझ में आई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है, जो नोट में नोट डाल के यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए, हमेशा ध्यान रखना कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शंस का, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, चाहे वो सॉल्यूशन बाइनरी हो, टर्नरी हो, कोई सा सॉल्यूशन हो, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां से दो रिलेशन हम और फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है, यहां से 1 माइनस एक्स बी, एंड एक्स बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। अब ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारे आगे जो हम राउल्ट लॉ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे, तो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या लिखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट है, कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो किसके साथ, सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, टोटल मोल्स के साथ सॉल्यूशन के, वही क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। जैसे हमने सॉल्यूट का फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंट का फाइंड आउट किया। बात समझ में आई सबको। चलिए, तो इसके बाद आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, तो देखो आगे अब हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो लगभग हमने जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए वो हमने ज़्यादातर फिनिश कर लिए हैं। एक दो कोई बचा है हमारे पास, जैसे कि हमें कभी कभी पीपीएम पे पूछता है, जैसे हमसे पीपीएम वेट बाई वेट % पूछ लिया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ जब पहले लेक्चर में। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको आप देखिए। वहाँ से आपके डाउट्स बहुत सारे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब आप वहाँ से क्लेरिफाई आप कर सकते हो। चलिए, तो देखो वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, देखो हमेशा ऐसी कंडीशन में हमें ऊपर जो है सॉल्यूट का जो भी वेट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वो रखना होता है, नीचे हम लोग पूरे सॉल्यूशन का रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जब हम पढ़ते थे वेट बाई वेट %, तो वेट बाई वेट % पे हमने पढ़ा कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, इस तरह से हम % निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब चीज सेम रहेंगी भाई। वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का हमने रखा ऊपर, नीचे हमें रखना है किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने रखा नीचे, इनटू में हमें 10⁻⁶ यहाँ पर लिखना है, किसके लिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन के। तो छोटे से टॉपिक्स हैं, अब मान लो यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम आ जाता तो हम लोग वेट ऊपर रखते हैं, वॉल्यूम हम लोग नीचे रखते हैं, इनटू में 10⁻⁶ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ईजी था, आई होप आप इसको लिख लीजिए 1 मिनट में। अब आगे बढ़ते हैं, और जो इसके बाद जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ अब वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसी टॉपिक के अंदर हम लोग फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में। चलिए, तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, समझना कि हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, ये क्या है हमारे पास कोई सॉल्वेंट, ठीक है, जिसका अमाउंट हमको पता, मतलब जो उसकी क्वांटिटी है वो हमको पता है। कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी हम ले सकते हैं, मान लो मैंने 100 ml लिया, मैंने 1000 ml, कितना भी मैं ले सकता हूँ, मैंने मान लो 100 ml लिया ये। अब इस 100 ml सॉल्वेंट के अंदर मैं सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रहा हूँ, समझना बात को। इस 100 ml सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितने सॉलिड पार्टिकल्स या कितने कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स, सॉलिड में कोई सब्सटेंस हो सकता है, कितने पार्टिकल उसमें डिसॉल्व हो पा रहे हैं, घुल पा रहे हैं, वही क्या होती है, उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है। कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
एनी सब्सटेंस विच कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्बिलिटी कहते हैं। तो सिंपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्बिलिटी को, कैसे कि सॉल्बिलिटी इज द solubility of a substance, solubility of a substance, चलो, substance can be expressed expressed as the maximum amount of it, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट का मतलब क्या है, उस सबस्टांस से है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट, कि उस स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट, स्पेसिफिक का मतलब कि वो हमें पता होगा कि हमने कितना सॉल्वेंट लिया है। जैसे यहाँ पे हमने 100 ml लिया, तो इसमें हम कितने सॉलिड पार्टिकल्स को, कितने कोई सब्सटेंस को हम लोग घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, वही क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फैक्टर्स जैसे कि मान लो हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, है ना, उस जो हमारे पास हम कोई भी हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, उसका प्रेशर हम बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस पर। तो देखो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लेके चलेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड के अंदर। किसकी डिस्कस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड क्या है हमारा, एज अ सॉल्वेंट, एंड गैस क्या है हमारा, एज अ सॉल्यूट। तो जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो किस किस फैक्टर पे ये सॉल्युबिलिटी इस गैस की लिक्विड में डिपेंड करेगी, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको, इधर से ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यानी कि गैसेस की बात करेंगे हम लिक्विड्स में, ठीक है। चलिए तो देखो पहला जो फैक्टर होगा इसका सिंपल, वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर की हमारे पास गैस है, नेचर ऑफ गैस। ध्यान देना, अब नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर उसका, उसमें ज़्यादा एटीट्यूड तो नहीं है, वो हमारा नेचर नहीं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं कि गैस के जो नेचर होते हैं वो हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक होता है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का पोलर नेचर, दूसरा नॉन पोलर नेचर, ठीक है। नॉन पोलर नेचर वाला नेचर नहीं कि 3 दिन से मैं तो मैसेज करता जा रहा था, एटीट्यूड इतना, नेचर इतना खराब है, रिप्लाई नहीं आया है, नॉट दैट काइंड ऑफ नेचर। यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पोलर नेचर और नॉन पोलर की। अब ध्यान देना, अगर हमारे पास गैस जो होगी वो पोलर नेचर की गैस होगी, ठीक है, और भाई ये सॉल्यूट है हमारे पास, तो सॉल्यूट जो हम गैस ले रहे हैं वो भी कैसा है, पोलर नेचर का, और हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है, पोलर नेचर का ही है। ध्यान देना, सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, पोलर नेचर का, यानी कि गैस हमने जो ली है वो कैसी होनी चाहिए, पोलर, और हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं लिक्विड वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर। तो ऐसी कंडीशन में जो पोलर गैसेस होती हैं वो ज्यादा चांसेस होते हैं घुलने के पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और हम कह सकते हैं कि दी पोलर, यानी कि पोलर गैस डिसॉल्व्स इन पोलर लिक्विड। अगर दोनों ही पोलर फॉर्म के हैं तो बहुत आसानी से वो डिसॉल्व हो सकते हैं एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें यहीं पे, तो देखो हमारे पास HCl जो गैस होती है, ठीक है। अब इस HCl को अगर हम डिसॉल्व करना चाहें वाटर के अंदर, H2O है ना, वी वांट टू डिसॉल्व HCl गैस इनटू वाटर। तो ध्यान देना यहाँ पे, अब वाटर भी कैसा है, पोलर नेचर का है, और HCl भी कैसी है, पोलर नेचर की है। सर पोलर नेचर होता क्या है पहले ये तो बताओ, पोलर नेचर, चलो डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। देखो पोलर का मतलब बड़ा सिंपल होता है, हमारे पास यहाँ पे H है, Cl है, सब लोग जानते हैं, और हमें ये भी पता है कि H के पास 1 पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज हेलोजन, सो इट कंटेन्स 1 नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है?
इन दोनों में जो बॉन्डिंग हुई थी, शेयरिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब होगा क्या? देखो Cl जो होता है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ध्यान देना। जो भी हमारे पास हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस को माना जाता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सीधा सीधा है कि ये जो दूसरा सब्सटेंस इसके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, उस शेयरिंग को तोड़ के उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, वही यहां पे करेगा। यहां से इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, क्योंकि पावरफुल है तो खींच लेगा। ऑब्वियसली जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इनमें क्या होगा? पोलर नेचर, पोलरिटी आएगी, बॉन्ड शिफ्ट होने लगेगा इधर की तरफ। इस पोलरिटी की वजह से ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आता है इसके ऊपर, उसके ऊपर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव आता है। बात समझ में आ गई? चलिए, वैसे ही हम बात करें किसकी? H2O की। तो H2O में भाई ऑक्सीजन क्या होता है बताइए? नेगेटिवली चार्ज, टू नेगेटिव होता है ऑक्सीजन पे। ये भी कैसा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये भी क्या करेगा? यहां से बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा। इसके पास क्या आएंगे? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे इनके चांसेस ज्यादा होंगे क्या? आपस में डिसॉल्व होने के। इनकी पोलर जो गैसेस होती हैं वो आसानी से पोलर में डिसॉल्व हो सकती हैं। जबकि अगर हम बात करें कि H2 हीलियम गैस एक्सेट्रा, सो मेनी गैसेस, O2 ऑक्सीजन, सिंपल, ये अगर हम वाटर में घोलने की बात करें कि ये वाटर में डिसॉल्व होंगी या नहीं होंगी, तो इनके बहुत लेस एक्सटेंट पे ये डिसॉल्व होती हैं। डिसॉल्व्स एट लेस एक्सटेंट, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये डिसॉल्व होंगी या डिसॉल्व होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बिकॉज कि ये वाटर कैसा है? पोलर नेचर का है, और गैसेस कैसी है? नॉन पोलर नेचर की गैसेस हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट जो इसका हमने डिस्कस किया इसका फैक्टर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। चलिए, तो आइए आपने लिख लिया होगा, तब तक मैं ऊपर डिलीट करता हूं। सो हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड फैक्टर, है ना। तो सेकंड फैक्टर हमारा क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको समझते हैं, तो बड़ा आसान है। इसको अगर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हम इसको बता सकते हैं। कैसे? कि मुझे ऐसे बताओ कि जब हम लिक्विड है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है, इसके अंदर हम लोग गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, और वहीं पे हम लोग क्या कर दें? लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दें। ध्यान देना, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो होगा क्या? कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद किस में चेंज होंगे? ये वेपर्स फॉर्म में। तो गैसेस के घुलने के चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए, और गैस क्रिएट हो रही है वहां पे, तो जो चांसेस हैं गैस के डिसॉल्व होने के वो क्या हो रहे हैं? ऑब्वियसली कम हो रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पे। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड या किसी सॉल्वेंट जो हमारे पास है, बढ़ा देते हैं उसके टेम्परेचर को, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल डिक्रीज, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की वो क्या हो जाएगी? कम। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो वहां पे क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की वो क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। गैसेस के घुलने के चांसेस के जो घुलने के चांसेस होंगे लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा, फैक्टर नंबर थर्ड, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बड़े ध्यान से इसको समझना है, ठीक है, कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वैसे तो बड़ा सिंपल भी है, हम लोग सब जानते हैं कि जब हम किसी गैस के ऊपर, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ध्यान देना इधर, ये मेरे पास इस कंटेनर में अब मैं गैस को भर ले रहा हूं, ये मेरे पास क्लोज कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास क्या है? गैस है ना, ये भरी हुई है गैस, क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। अब इसमें मैं क्या लगा दूं? प्रेशर एक्सर्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन,
ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर में इस पर लगा रहा हूं, तो बताओ होगा क्या? प्रेशर के लगाने से जो गैस होगी वो क्या होगी? गैस का होगा लिक्विफिकेशन। होगा नहीं होगा बताओ भाई? गैस क्या होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के चांसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था? लिक्विड से उल्टा गैस बन रहा था टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो वहां तो चांसेस कम हो रहे थे। यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि गैसेस का जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैसेस के चांसेस लिक्विड में डिसॉल्व होने के क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, कि अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द solubility of gases in liquids increases. Solubility of gases in liquid increases, यानी कि solubility क्या होगी इसकी? इंक्रीज होगी। हम कह सकते हैं यहां से एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility। यही बात तो हमको हेनरी ने बताई थी। यही बात तो किसने बताई थी? हेनरी ने, जिसको हम पढ़ते हैं एज अ हेनरी लॉ, और जो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है कि प्रेशर के सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर हम गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो गैस के लिक्विड के अंदर घुलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं प्रेशर के साथ साथ। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको हम ऐसे भी याद करने के लिए लिख सकते हैं कि if we increase the pressure, solubility also increases. If we decrease the pressure, solubility of gas and liquid also decreases. If we increase the temperature, solubility decreases. If we decrease the temperature, solubility increases. Is it clear to all of you? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। चलो, तो आपने वो लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, और यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि जो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ कहते हैं, और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। यही बात हमको हेनरी ने बताई थी। हेनरी लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम हेनरी लॉ में? कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसने हमें क्या बताया था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दी solubility of gases in liquid is directly proportional to the pressure। कि कितना प्रेशर उस गैस पे लगाया है, गैस ने लगाया है ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, उस पर वो क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो प्रेशर के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबको समझ में आ गया? अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें एक और कंसेप्ट आता है हेनरी लॉ के ही अंदर, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि if we take mole fraction as a measure, हम एक इकाई के रूप में मोल फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि हम लोग गैस के मोल फ्रैक्शन में इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, तो क्या होता है? तो देखो ये लॉ यहीं पे चेंज हो जाता है, और क्या हमको बताता है हमको कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, mole fraction of gas in the solution, mole fraction of gas in the solution is directly proportional to the partial pressure, directly proportional to the partial pressure of gas over solution। कि सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि वेपर फेज में कितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ना? वेपर फेज में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर
उस गैस के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, समझ में दोबारा भाई, मोल फ्रैक्शन जो होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उसका पार्शियल प्रेशर। तो इसका जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया, देखो इधर ध्यान से, निकल के आया कि जो पार्शियल प्रेशर है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन X। अब जब भी हमें किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखाई देता है तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, P इजिकल्स टू KH X, यानी कि KH क्या होगा यहाँ पे, हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH क्या होगा यहाँ पे, हेनरी लॉ कांस्टेंट, वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सबको, KH क्या होगा यहाँ पे, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब क्वेश्चंस के लिए रिलेशन हम बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के रिलेशन बना सकते हैं कि अगर हमें कहीं पे KH की वैल्यू दे रखी हो, प्रेशर दे रखा हो, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछे तो हम P/KH इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो KH की जो वैल्यू होती है, ये ध्यान देना, यानी कि सेम टेम्परेचर पे, या कह सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेम गैस की जो KH वैल्यू होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर टेम्परेचर वही है हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंट है और गैस हमारे पास वही है, तो उसकी जो वैल्यू होगी KH की वो डिफरेंट हो सकती है। अभी हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट अगर करना चाहें हेनरी लॉ का, तो हम ग्राफ भी इसका प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, लाइक दैट कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन X, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है, पार्शियल प्रेशर P हम लोग यहाँ पे लेंगे y एक्सिस पे, पार्शियल प्रेशर, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, जहां पे इसकी स्लोप जो होगी वो क्या होगी, KH, ठीक है, KH क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में यहां तक हेनरी लॉ को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन को स्टडी किया, ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया और हेनरी लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो होगा राउल्ट्स लॉ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए आए चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।